इसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। तारीख की औराक में मुग़ल आज़म और अकबर आज़म के नामों से मशहूर हुआ। वो हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत के बानी शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर का पोता और नसीरुद्दीन हुमायूं का बेटा था। अकबर 23 नवंबर 1542 को इस वक्त पैदा हुआ, जबकि इसका बाप शेर शाह सूरी के हाथों शिकस्त उठाने के बाद हिंदुस्तान के ताजो तख्त से महरूम हो चुका था और अपने मुख्तसर से लश्कर और अपने बीवी बच्चों के साथ इधर उधर सरकर्दा होने पर मजबूर हुआ था। अकबर की पैदाइश सूबा सिंध के मशहूर कस्बे उमरकोट में हुई। वो चांद की 14वीं रात को पैदा हुआ। इस चांद की 14वीं रात की निस्बत से हुमायूं ने अपने बेटे का नाम पहले बदरुद्दीन रखा था। बाद में यही बदरुद्दीन तारीख के औराक में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से सामने आया। नसीरुद्दीन हुमायूं के हालात इस वक्त ऐसे नासाजगार थे कि अपने बेटे अकबर की पैदाइश के बाद इसके पास इतनी रकम नहीं थी कि बेटे की पैदाइश की खुशी के इजहार पर लोगों को इनाम देता। लिहाजा इसने बेटे की पैदाइश की खुशी पर लोगों में सिर्फ खुशबू बांट कर अपनी खुशी का इजहार कर दिया था। अकबर जब 1 साल का हुआ तो हुमायूं अपने बचे खुचे लश्कर को लेकर सिंध से निकला और कंधार का रुख किया। कंधार में इस वक्त इसका छोटा भाई कामरान मिर्जा हाकिम था, लेकिन कंधार का नज्म व नसक दूसरे भाई अस्करी के हाथ में था। जब कामरान मिर्जा और अस्करी को खबर हुई कि शेर शाह सूरी के हाथों शिकस्त खाने के बाद इनका भाई हुमायूं इनकी तरफ आ रहा है, तो इन्हें खतरा हुआ कि कहीं हुमायूं इन पर हमला आवर होकर इनसे कंधार शहर ही न छीन ले। लिहाजा इन दोनों गैर जिम्मेदार भाइयों ने हुमायूं से अपने भाई के रिश्ता को सामने न रखा और इस पर हमला कर दिया। इस हमले की वजह से हुमायूं और इसके लश्करी अफरा तफरी का शिकार हुए और हुमायूं अपनी बीवी हमीदा बानो और बचे कुछ जानिसार साथियों के साथ भाग खड़ा हुआ। इस भाग दौड़ में हुमायूं का बेटा अकबर हुमायूं से बिछड़कर हुमायूं के भाई अस्करी के हाथ लग गया। अस्करी ने अपने भतीजे अकबर से तो कोई इंतकाम न लिया, बल्कि इसे अपनी बीवी के सुपुर्द कर दिया ताकि वो इसकी परवरिश करे। इस तरह अकबर की परवरिश अपने बाप की बजाय अपने चचा के घर होने लगी। हिंदुस्तान से निकलने और अपने भाइयों के नारवा सलूक से तंग आकर नसीरुद्दीन हुमायूं ने ईरान का रुख किया। 2 साल तक वो ईरान में रहा, यहाँ तक कि ईरान का बादशाह तहमासप इसकी मदद करने के लिए तैयार हुआ। इस दौरान अकबर की परवरिश इसकी फुप्पी और हुमायूं की बहन खानजादा ने अपने जिम्मा ले ली थी। आखिर ईरान की मदद से हुमायूं ने काबुल और कंधार को फतह कर लिया और इन इलाकों में अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। अकबर जब अपने बाप हुमायूं से बिछड़ा तो इस वक्त इसकी उम्र 1 साल थी, लेकिन जब हुमायूं फातिहा की हैसियत से काबुल में दाखिल हुआ और अपने बेटे अकबर से मिला तो इस वक्त अकबर 3 साल का हो चुका था। शेर शाह सूरी के हाथों शिकस्त उठाने के बाद हुमायूं तो ईरान चला गया। इसकी गैर मौजूदगी में हिंदुस्तान पर शेर शाह सूरी हुकूमत करता रहा, लेकिन जब हुमायूं ने ईरान से निकलकर काबुल पर कब्जा कर लिया, इस वक्त शेर शाह सूरी फौत हो चुका था। शेर शाह सूरी के बाद हिंदुस्तान में इसका बेटा इस्लाम शाह हुक्मरान बना था। इस्लाम शाह की वफ़ात के बाद इसका नौउम्र बेटा फिरोज़ खान 12 साल की उम्र में हुक्मरान हुआ, लेकिन इसे इसके मामू आदिल शाह ने कत्ल करके खुद तख्तो ताज हासिल कर लिया था। आदिल शाह ने तख्त नशीन होने के बाद ये महसूस किया कि बहुत से अमरा और सालार इसलिए इसके खिलाफ हो गए हैं कि इसने अपने भांजे फिरोज़ खान को कत्ल करके तख्तो ताज हासिल कर लिया है। लिहाजा आदिल शाह ने इन सालारों को अपनी मुट्ठी में लेने की गर्ज से इनमें भारी रकूम तकसीम करना शुरू कर दी थी और इन्हें मुख्तलिफ खतबात से नवाजा ताकि बगावत के आसार पैदा न हों। आदिल शाह की दोस्ती ज़्यादातर ऐसे लोगों के साथ थी जो ऐशो इशरत और गलत चाल चलन के लोग थे। इसका ज़्यादा वक्त भी इन्हीं लोगों के साथ गुजरता था। इसलिए शेर शाह सूरी के साथ जो ज़्यादातर अफ़गान थे वो आदिल शाह के मज़ीद खिलाफ हो गए। गो शेर शाह सूरी ने अफ़गानों को यकजा करके हुमायूं को हिंदुस्तान से निकाल बाहर किया था, लेकिन अब अफ़गानों में भी इत्तेहाद न रहा था और इंतशार का शिकार हो चुके थे। आदिल शाह एक मामूली पढ़ा लिखा शख्स था, लिहाजा वो अफ़गानों को बाहम रखने की सलाहियतों से महरूम था। इसके अलावा वो एक तन आसान शख्स होने के बाइस ज़्यादातर वक्त आराम और ऐशो इशरत में गुजारता और अमूर मुमलिकत अपने मुलाजमों पर छोड़ देता। वो ये भी जानता था कि इसने अपने कमसिन भांजे फिरोज को कत्ल करके जालमाना और घटिया इकदाम किया था, जिसकी बिना पर सारा खजाना लुटा देने के बावजूद भी अवाम और अफगान अमरा इससे मोहब्बत न कर सकते थे। इस मौके पर आदिल शाह ने एक और गलती की। अपने अमीरों से जिसे वो देखता कि वो इसके खिलाफ हो गया है तो वो दूसरे अमीर की जागीर इसे दे देता। इस तरह इसके मुखालिफिन में इजाफा होता चला गया, यहाँ तक कि बंगाल में एक शख्स ताज खान ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। बयाना शहर में एक शख्स इब्राहिम सूरी ने बगावत खड़ी करके चन्नार शहर पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। इब्राहिम खान सूरी आदिल शाह सूरी का रिश्तेदार भी था। वो दिल्ली पर भी काबिज हो गया और चंद ही दिनों में इसने आगरा फतह करके इस पर भी कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के जारी कर दिए। इब्राहिम को बहुत से अफगान सालारों की हमदर्दियाँ भी हासिल हो गई थीं।
जबकि दूसरी तरफ आदिल शाह की हुकूमत मुतज़लज़ल होने लगी थी। इसके लश्करी भी कमज़ोर पड़ चुके थे। रफ्ता रफ्ता आदिल शाह की अस्करी कुव्वत इस कदर कमज़ोर हो गई कि वो इब्राहिम से आगरा और दिल्ली वापस न ले सका। अब आदिल शाह के पास बड़े शहरों में से सिर्फ गोलियार ही रह गया था, जबकि पंजाब के वसी इलाकों पर इसका बहनोई अहमद खान सूरी काबिज हो चुका था। इस तरह आदिल शाह शेर शाह सूरी की वसी मुमलिकत को संभाल न सका और ये मुमलिकत मुख्तलिफ हुक्मरानों में तकसीम होने लगी। इसी दौरान एक और हादसा पेश आया। आदिल शाह कुछ बगावतों को ख़त्म करने के लिए गोलियार से बाहर था कि इसका बहनोई अहमद खान पंजाब से निकलकर गोलियार की तरफ आया। जब आदिल शाह को इसके गोलियार आने की खबर हुई तब इसने ये सोचा कि शायद इसका बहनोई अहमद खान सूरी पंजाब के अलावा गोलियार पर भी कब्जा करना चाहता है। लिहाजा वो मुड़ा और बड़ी तेज़ी से गोलियार की तरफ बढ़ा। इसने इरादा किया था कि गोलियार पहुंचते ही अहमद खान को मौत के घाट उतार देगा या इसकी आंखों में सलाइयाँ फेर कर बीनाई से महरूम कर देगा। दूसरी तरफ अहमद खान सूरी की बदकिस्मती के जब वो पंजाब से गोलियार की तरफ गया तो इसकी गैर मौजूदगी में इसके बहुत से इलाकों पर आगरा और दिल्ली के हुक्मरान इब्राहिम सूरी ने कब्जा कर लिया। अहमद खान सूरी को जब खबर हुई कि आदिल शाह सूरी इस पर हमला आवर होने के लिए आ रहा है तब वो गोलियार से भाग खड़ा हुआ। इस वक्त इसके साथ 4000 सवारों पर मुश्तमिल एक लश्कर था और इन 4000 सवारों के साथ इसने दिल्ली का रुख किया और दिल्ली के हुक्मरान इब्राहिम सूरी से मुतालबा किया कि वो पंजाब हुकूमत इसके हवाले कर दे।